कोलकाता की तंग गलियों में एक छोटा सा लड़का अपने स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा एक अंग्रेज अधिकारी ने एक भारतीय बूढ़े आदमी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। भीड़ खामोश थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। लेकिन उस छोटे लड़के की आंखों में आंसू थे, गुस्से के, अपमान के। उसने मुट्ठी भींच ली। उसके दोस्त ने पूछा, तू रो क्यों रहा है? उस बच्चे ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, क्योंकि एक दिन ये सब बदलना होगा। वह बच्चा कोई और नहीं, वही था जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में गूंजा, सुभाष। उसी पल उसकी जिंदगी का रास्ता तय हो चुका था, और शायद भारत का भविष्य भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें कई इतिहासकारों और लेखकों ने दस्तावेजों में दर्ज किया है। लेकिन आज हम उन्हें किताबों की तरह नहीं, एक जिंदा कहानी की तरह सुनेंगे। उस कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है जन्म से आग तक। सुभाष का जन्म 33 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। घर संपन्न था। पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और मां प्रभावती संस्कारों से भरी, शांत और दृढ़। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सुभाष के भीतर कुछ ऐसा था जो इस आराम से बड़ा था। बचपन में ही उनके भीतर सवाल उठते, क्यों कोई किसी को दबा सकता है? क्यों हमारा देश झुका हुआ है? ये सवाल एक बच्चे की जिज्ञासा नहीं थे, ये एक तूफान का बीज थे। बचपन में वह बेहद संकोची थे, कम बोलते थे, लेकिन गहराई से सोचते थे। स्कूल में टॉपर, तेज दिमाग और अद्भुत अनुशासन। शिक्षक उनकी बुद्धिमानी की तारीफ करते, लेकिन एक बात और नोट करते, सुभाष अन्याय को सहन नहीं कर सकते। एक बार स्कूल में एक अंग्रेज शिक्षक ने एक भारतीय छात्र को अपमानित किया। पूरी क्लास चुप रही, लेकिन सुभाष खड़े हुए। उनकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्द साफ थे, गलत गलत ही होता है, चाहे करने वाला कोई भी हो। उस जमाने में यह विद्रोह था, लेकिन यहीं से एक बात साफ हो गई। सुभाष भीड़ के पीछे चलने वालों में नहीं, भीड़ की दिशा बदलने वालों में थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, देश की हालत उनके अंदर एक बेचैनी बनकर बढ़ने लगी। उस समय भारत अंग्रेजों की छाया में था। अपमान, गरीबी, जुल्म, सब कुछ आम था। मगर इस अंधेरे में सुभाष को एक ही रोशनी दिखाई देती, आजादी। और इस आजादी का सपना इतना गहरा था कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय इसी सपने के लिए लिए। युवावस्था में उन्होंने मिशनरी कॉलेज और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की। वहां एक घटना ने उनके जीवन की दिशा और स्पष्ट कर दी। एक अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीयों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। छात्रों में गुस्सा था, पर खामोशी भी। सुभाष इस बार भी नहीं रुके। कॉलेज में आंदोलन हुआ, विरोध हुआ, और नतीजे में सुभाष को कॉलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन इस घटना ने उनके मन में एक पक्का विश्वास जगा दिया, अगर न्याय की कीमत चुकानी पड़े तो चुकानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की और कोलकाता विश्वविद्यालय में दूसरे स्थान पर आए। पूरा परिवार गर्व से भर गया। पिता ने कहा, बेटा, अब तुम्हें आईसीएस की परीक्षा देनी चाहिए। आईसीएस, वह परीक्षा जो युवाओं का सपना थी। ऊंचा पद, सम्मान, शक्ति, सुरक्षित जीवन। सुभाष ने परीक्षा दी और पास कर ली, वह भी शानदार रैंक के साथ। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा परिवार मान रहा था कि अब सुभाष की जिंदगी तय है, अंग्रेजी शासन में एक बड़े अफसर के रूप में। लेकिन सुभाष की आंखों में वह चमक नहीं थी जो सफलता के बाद दिखती है। उनके भीतर एक और आवाज उठ रही थी, क्या मैं उसी शासन का हिस्सा बन जाऊं जो मेरे ही देशवासियों को गुलाम बनाए हुए है? कई रातों तक वह यही सोचते रहे। एक तरफ परिवार का सपना, सम्मान, भविष्य, दूसरी तरफ देश, आजादी और एक दर्द जो वो अनदेखा नहीं कर सकते थे। और फिर उन्होंने वह फैसला लिया जिसने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने आईसीएस की नौकरी ठुकरा दी, वो नौकरी जिसे पाने के लिए लोग जिंदगी भर सपने देखते थे। उन्होंने कहा, मैं उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकता जो मेरे ही देश को जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यह फैसला सिर्फ एक निर्णय नहीं था, यह घोषणा थी। यह दुनिया को पहली बार बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस का जीवन आराम का नहीं, संघर्ष का रास्ता चुन चुका है। पिता ने समझाया, यह पागलपन है, लेकिन सुभाष ने उत्तर दिया,
अगर पागलपन से देश आजाद हो सकता है तो मैं यही पागलपन चुनूंगा। इसके बाद उन्होंने राजनीति की राह पकड़ी, कांग्रेस में शामिल हुए। वह सिर्फ सदस्य नहीं बने, वो आंदोलन की धड़कन बन गए। उनके भाषणों में आग थी, उनकी आंखों में सपना था, और उनकी आवाज में वह ताकत थी जो सोए हुए दिलों को जगा दे। लेकिन एक बात साफ थी, सुभाष का रास्ता अलग था। जहां लोग कहते धैर्य रखो, समय आएगा, सुभाष कहते समय आता नहीं, बनाया जाता है। उनके भीतर जल्दी नहीं, जिम्मेदारी थी। हर बीतता दिन उन्हें लगता ये गुलामी का एक और दिन है, और यह बर्दाश्त नहीं। युवा उनसे जुड़ने लगे, वह प्रेरणा बन गए। भीड़ उन्हें सुनने नहीं, महसूस करने आती। उनके शब्द लोगों के दिलों में आग की तरह उतरते। आजादी भीख नहीं, अधिकार है। और यहीं से शुरू हुआ वह सफर जिसने उन्हें नेता नहीं, तूफान बना दिया। आईसीएस की कुर्सी ठुकराने वाला यह युवक अब देश के दिल में बसने लगा था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे का रास्ता और कठिन था, और महान भी, क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं के लिए दरवाजे खोलता है जो डर कर नहीं, टूटा हुआ सिस्टम बदल कर चलते हैं। और सुभाष अब उसी दिशा में बढ़ चुके थे। कहते हैं जब किसी इंसान के भीतर एक सपना बहुत गहरा हो जाता है तो दुनिया उसे सिर्फ इंसान नहीं, खतरा समझने लगती है। सुभाष के साथ भी यही होने वाला था। आईसीएस की नौकरी ठुकराने के बाद देश के कोने कोने में उनका नाम जंगल की आग की तरह फैल रहा था। लेकिन जितनी तेजी से उनका प्रभाव बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से टकराव भी करीब आ रहा था। कांग्रेस में उनका स्वागत हुआ। युवा उन्हें आदर्श की तरह देखने लगे। सभाओं में भीड़ उमड़ने लगी। लोग कहते ये लड़का देश का भविष्य है। लेकिन भविष्य हमेशा आसान नहीं होता। कांग्रेस में दो विचार थे, एक धीरे शांत अहिंसक रास्ता, दूसरा तेज आक्रामक सीधा संघर्ष। सुभाष दूसरे रास्ते पर थे। उनके शब्द बिजली की तरह गिरते। आजादी मांगी नहीं जाती, छिनी जाती है। कई नेताओं ने इसे उतावलापन कहा, कुछ ने पागलपन, मगर जनता के दिलों में यह ज्वालामुखी फट चुका था। उन्हीं दिनों बंगाल में आंदोलन तेज था। ब्रिटिश सरकार दमन पर उतर आई थी। लाठी, गोलियां, गिरफ्तारियां, सब आम हो चुका था। सुभाष इस आग में कूद पड़े। भाषण, संगठन, मार्च, वो हर जगह थे। उनके चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ जुनून। सरकार को यह पसंद नहीं आया। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें खतरनाक घोषित किया। और एक रात बिना शोर, बिना चेतावनी, सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की सलाखों के पीछे अंधेरा था, लेकिन उनके भीतर रोशनी और तेज हो गई। पुलिस ने पूछताछ की, डराया, धमकाया, लेकिन सुभाष मौन नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, मुझे कैद कर सकते हो, मेरे विचार नहीं। जेल की दीवारें सुनसान थीं, लेकिन उस सन्नाटे में भी उनका मन कह रहा था, लड़ाई अभी शुरू हुई है। साल बीतते गए। सुभाष बार बार जेल भेजे गए, 11 बार। हाँ, 11 बार। लेकिन हर बार जब वो जेल से बाहर आते, लोग और ज्यादा उनके पीछे खड़े हो जाते। जितना ब्रिटिश उन्हें दबाने की कोशिश करते, उतना ही वो बुलंद होते गए। यह अब सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह प्रेम था, जनता का प्रेम। और किसी भी सत्ता से बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है। फिर आया 1928। देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पूरा भारत जोश में था। युवा कूद पड़े। लोगों को लगा अब बदलाव तेजी से आएगा। लेकिन इसी चुनाव के साथ शुरू हुआ सबसे बड़ा टकराव। कांग्रेस के भीतर कई वरिष्ठ नेता ब्रिटिश से बातचीत, समझौते, कूटनीति की राह में विश्वास रखते थे। वे कहते थे, धैर्य रखो, आजादी वक्त के साथ आएगी। लेकिन सुभाष का जवाब सीधा था, वक्त नहीं देता, वक्त लिया जाता है। यह विचारों का टकराव धीरे धीरे दहाड़ में बदल गया। बैठकों में तनाव बढ़ता गया। सुभाष चाहते थे कि देश ब्रिटिश के खिलाफ सशक्त और आक्रामक आंदोलन शुरू करे, लेकिन कई नेता इसे खतरनाक मानते थे। वह कहते, यह रास्ता विनाश है। सुभाष कहते, गुलामी ही असली विनाश है। 1959 में उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और जीत गए। यह चौंका देने वाला था। लोग फुसफुसाने लगे, देश ने फैसला कर लिया है। लेकिन जीत भी कभी कभी जंग का आगाज होती है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन वापस ले लिया।
माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि अंत में सुभाष ने खुद पद छोड़ दिया। यह झुकना नहीं था, यह घोषणा थी कि अब वो अपनी राह खुद बनाएंगे। उन्होंने कहा, देश पहले है, संगठन बाद में। और इसी सोच से उन्होंने नई राह बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, यह एक पुकार थी, एक संदेश था युवाओं के नाम। अब इंतजार नहीं, अब कार्रवाई। ब्रिटिश इसे खतरे की घंटी की तरह सुन रहे थे। सुभाष पर निगरानी बढ़ गई, उन्हें फिर नजरबंद कर दिया गया। इस बार घर में, बाहर जाने की इजाजत नहीं, खत लिखने बोलने पर रोक, सिर्फ 4 दीवारें और एक आदमी जिसे दुनिया रोकना चाहती थी। लेकिन किस्मत कभी कभी सबसे बंद रास्ते में भी एक खिड़की खोल देती है। 1939 की सर्द रात, शहर सो रहा था, लेकिन एक घर के भीतर कोई जाग रहा था। सुभाष, चौकीदार, निगरानी, खुफिया नजरें, सबके बीच उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर इतिहास भी स्तब्ध रह गया। वो भागने वाले थे। हाँ, घर से, नजरबंदी से और ब्रिटिश की पकड़ से। एक तुर्की टोपी, एक नकली पहचान, चेहरे पर दाढ़ी, साधारण कपड़े, और रात के अंधेरे में वो निकल पड़े। किसी को पता नहीं चला। उनके जूतों की आवाज भी मानो हवा में घुल गई। कार में बैठे, सीमा पार की, रास्ते बदले, पहचान बदली, और दुनिया का मानचित्र उनकी कहानी का हिस्सा बनता गया। वह भारत से अफगानिस्तान, फिर रूस और फिर जर्मनी पहुंच गए। सोचिए, एक आदमी अकेला, बिना अपना नाम बताए, बिना किसी सुरक्षा के, लेकिन एक सपना लेकर, भारत को आजाद करना है। जर्मनी में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की कोशिश शुरू की। उनके शब्दों में ऐसी आग थी कि विदेशी नेता भी चौंक गए। उन्होंने कहा, मुझे सैनिक नहीं चाहिए, मुझे भारत के लिए उम्मीद चाहिए। और दुनिया को पहली बार एहसास हुआ, यह आदमी सिर्फ नेता नहीं, क्रांति का दूसरा नाम है। लेकिन यह सफर वहीं नहीं रुका। जर्मनी के बाद उन्होंने दूसरा खतरा उठाया, समुद्र का रास्ता। पनडुब्बी में बैठकर वो एशिया की ओर बढ़े। रास्ता खतरनाक था, युद्ध चल रहा था, गोलियां, बम, मौत हर तरफ। लेकिन सुभाष का सपना मौत से बड़ा था, और इस सपने ने उन्हें पहुंचा दिया वहां जहां भविष्य उनका इंतजार कर रहा था, दक्षिण पूर्व एशिया। और वहीं जन्म लेने वाली थी वो ताकत जो इतिहास को हिला देगी, आजाद हिंद फौज। लेकिन यह कहानी अगले अध्याय में खिलने वाली थी। अभी के लिए इतना जान लीजिए, टकराव ने सुभाष को रोका नहीं, तराशा। जेल ने उन्हें तोड़ा नहीं, मजबूत किया। राजनीति ने उन्हें सीमित नहीं किया, मुक्त किया। और अब वो दुनिया से सिर्फ एक सवाल पूछने वाले थे, क्या तुम मेरे साथ आजादी की कीमत चुकाने को तैयार हो? क्योंकि उन्हें मालूम था, जिंदगी में कुछ लड़ाइयां तलवार से नहीं, इरादों से जीती जाती हैं। और सुभाष अब इरादों के तूफान बन चुके थे। सपने जब अकेले होते हैं तो बस ख्याल लगते हैं, लेकिन वही सपना जब हजारों दिलों में जगह बना ले तो वो आंदोलन बन जाता है। सुभाष चंद्र बोस अब अकेले सपने देखने वाले शख्स नहीं थे, वो उस आग का नाम थे जो करोड़ों दिलों में धधक रही थी। और चैप्टर 3 उसी आग से शुरू होता है जहां एक विचार पहली बार वर्दी पहनता है, दक्षिण पूर्व एशिया। 1943 दुनिया दूसरी विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। बंदूकें बोल रही थीं, देश टूट रहे थे, सीमाएं बदल रही थीं। लेकिन इस अराजकता के बीच एक भारतीय नेता हजारों किलोमीटर दूर एक नए भविष्य की जमीन तलाश रहा था। सिंगापुर की धरती पर कदम रखते ही उनका स्वागत किसी नेता की तरह नहीं, किसी आगमन की तरह हुआ। तारीफ नहीं, उम्मीदों की लहर दौड़ गई। लोग चिल्ला रहे थे, नेताजी, नेताजी। और शायद पहली बार यह नाम सुभाष के लिए सिर्फ एक संबोधन नहीं, एक जिम्मेदारी बन गया। उन्हें सामने खड़े लोगों को देखकर एहसास हुआ, ये वो भारतीय हैं जिन्हें किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा है। मजदूर, व्यापारी, सैनिक, कैदी, जो भारत से दूर थे पर भारत उनके भीतर था। इन आंखों में एक ही मांग थी, हमें लड़ने दो। और बस इसी मांग ने इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ लिखा। सुभाष ने कहा, हम आजादी मांगने नहीं आए, हम आजादी लेने आए हैं। और उन्हीं शब्दों के साथ जन्म हुआ आजाद हिंद फौज का नया रूप, इंडियन नेशनल आर्मी, INA। सोचिए, एक ऐसी सेना जिसके पास न अपना देश था, न जमीन, न सुरक्षित घर, लेकिन उनके पास कुछ था जिससे बड़ा हथियार दुनिया में कोई नहीं,
इरादा। नेताजी ने सैनिकों के सामने खड़े होकर कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सिर्फ आवाज नहीं था, ये एक सौगंध थी। ऐसा लगा जैसे हर दिल में एक साथ बिजली दौड़ गई। हजारों लोगों ने हाथ उठाकर कहा, हम तैयार हैं। और उस दिन दुनिया ने पहली बार महसूस किया, भारत अब जाग चुका है। आईएनए की ट्रेनिंग शुरू हुई। लोग भूखमरी, थकान, बीमारी सब झेल रहे थे, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। उनके पैर कांपते होंगे, पर इरादे नहीं। सुभाष हर रोज सैनिकों के बीच जाते, किसी से हाथ मिलाते, किसी से बात करते। उनका कहना था, सेना सिर्फ आदेश से नहीं, विश्वास से चलती है। और धीरे धीरे वो विश्वास एक ज्वालामुखी बन गया। आईएनए में महिलाएं भी शामिल हुईं। एक पूरी टुकड़ी, झांसी की रानी रेजिमेंट। यह इतिहास का चमत्कार था। महिलाएं, राइफल, बूट, वर्दी के साथ। नेताजी उनके सामने खड़े होकर बोले, जो देश का भविष्य बदलना चाहता है, वो भूतकाल की सीमाएं नहीं मानता। और इन शब्दों ने दिखा दिया, ये आंदोलन सिर्फ लड़ाई नहीं, सोच की क्रांति है। फिर आया वो दिन जब आईएनए ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला कदम उठाया। आजादी की घोषणा। नेताजी ने रेडियो पर बोला, यह भारत की सरकार है, आजाद हिंद सरकार। दुनिया हैरान रह गई। ब्रिटेन चौंक गया, क्योंकि यह घोषणा किसी कागज पर नहीं, इच्छा शक्ति पर लिखी गई थी। इस सरकार के पास न संसद थी, न देश, लेकिन समर्थन था। जापान, जर्मनी और कई राष्ट्र। और यह समर्थन ही काफी था उस विश्वास के लिए कि भारत अब सिर्फ गुलाम नहीं, दावेदार है। इसके बाद सेनाएं आगे बढ़ीं। बर्मा के जंगलों में मार्च, बारिश, कीचड़, भूखमरी, हर मुसीबत उनके सामने थी। रास्ता इतना कठिन कि जमीन कांपती थी। लेकिन आईएनए के सैनिक कहते, थक कर बैठने से अच्छा है गिर कर उठना। हर कदम पर मौत का साया था, लेकिन सपना मौत से बड़ा था। और यही सपना उन्हें भारत की सीमा तक ले आया। इन्फाल, कोहिमा, यही वे मोर्चे थे जो आज़ादी के दरवाजे जैसे लग रहे थे। दुनिया ने पहली बार देखा, भारतीय सैनिक भारत की आज़ादी के लिए, भारत की जमीन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इतिहास कभी भी सिर्फ जीतों से नहीं लिखा जाता। कभी कभी हार सबसे बड़ी सीख होती है। युद्ध का रुख अचानक बदल गया। जापान पीछे हटने लगा। ब्रिटिश सेना मजबूत हो गई। हथियार कम पड़ने लगे। बारिश, बीमारी, भूख, आईएनए बिखरने लगी। मोर्चे टूटने लगे। सैनिक गिरते गए। किसी के पास दवाई नहीं, किसी के पास खाना नहीं। और यहीं नेताजी ने वो शब्द कहे जो आज भी दिल चीर देते हैं, हम हारे नहीं हैं, बस वक़्त हमारे खिलाफ है। यानी पीछे हटने लगी। सपनों का मार्च रुक गया। और वो पल आया जब इतिहास ने एक खामोश करवट ली। 1945। जंग हार चुकी थी, रास्ते बंद, भविष्य धुंधला। और नेताजी फिर एक बार यात्रा पर निकल पड़े। इस बार न सेना साथ थी, न समर्थन। सिर्फ एक सवाल, अब क्या? कहा जाता है उसी रास्ते पर, उन्हीं दिनों में। उनकी कहानी एक रहस्य बन गई। ताइवान का विमान हादसा और खबर, नेताजी नहीं रहे। लेकिन कोई शरीर नहीं मिला, कोई ठोस सबूत नहीं, सिर्फ खबर और सन्नाटा। दुनिया रो पड़ी, लेकिन कुछ आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि शक था, सवाल था, उम्मीद थी। और यही उम्मीद धीरे धीरे एक नई कहानी का बीज बन गई। क्या नेताजी सच में चले गए, या इतिहास के पीछे परछाई बनकर छिप गए? आईएनए भले हार गई हो, लेकिन उसके सैनिकों की आंखों में एक ही चमक थी, हमने आजादी की लड़ाई जन्म दी है। और सच भी यही था, क्योंकि इस हार ने वो चिंगारी पैदा की जिसने पूरे भारत में आखिरी और निर्णायक आजादी की आग भड़का दी। ब्रिटिश सरकार पहली बार डर गई थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था, भारत अब जमीन पर नहीं, दिमागों में आजाद हो चुका है। और यही नहीं, रुख बदलता है, क्योंकि अब कहानी सेना की नहीं, रहस्य की होने वाली थी। अब सवाल तलवारों से बड़ा था, नेताजी कहाँ गए? और इस सवाल के पीछे शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे बड़ा सन्नाटा और सबसे बड़ा शक। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसे मोड़ पर रुक जाती हैं जहां अंत नहीं, सिर्फ सवाल बचता है। नेताजी की कहानी भी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आजाद हिंद फौज बिखर चुकी थी, युद्ध हार चुका था, दुनिया नई सीमाएं खींच रही थी। लेकिन इस अराजकता के बीच एक आदमी फिर से रास्ते पर निकल पड़ा था, अकेला, चुप और रहस्य की ओर बढ़ता हुआ।
जहां इतिहास बोलना बंद कर देता है और सन्नाटा कहानी सुनाने लगता है। 1945 अगस्त का महीना। दुनिया ने कहा युद्ध खत्म, लेकिन सुभाष के लिए लड़ाई खत्म नहीं थी। वो जानते थे अगर वो हार मान लेंगे तो पूरी लड़ाई अर्थहीन हो जाएगी। उन्होंने एक और कोशिश की। वो मदद और रास्ते की तलाश में दक्षिण पूर्व एशिया छोड़कर आगे बढ़े। उनका लक्ष्य था रूस, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सोवियत संघ उनसे बातचीत करेगा, समर्थन देगा और वो भारत की आज़ादी की नई रणनीति बना पाएंगे। लेकिन इतिहास के पन्नों में इस सफर का जिक्र बहुत धुंधला है, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ लकीरें मिटा दी हों। कुछ कहते हैं जापान उनसे सहमत नहीं था, कुछ कहते हैं रूस आखिरी उम्मीद था, और कुछ कहते हैं उनका सफर सिर्फ योजना नहीं, भाग्य था। और फिर 18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट पर एक घटना हुई। एक विमान उड़ा और कुछ ही मिनटों बाद हादसे में फट गया। आग, धुआं, चीखें, अफरा तफरी, और फिर एक खबर उछली। विमान में सुभाष चंद्र बोस थे और उनकी मौत हो गई। बस इतना ही। इतिहास ने जैसे इस महान कहानी पर एक अचानक से पर्दा डाल दिया। दुनिया सन्न रह गई। रेडियो पर खबर चली, अखबारों में मोटे अक्षरों में लिखा गया, नेताजी अब नहीं रहे। लोग रो पड़े, देश थम गया। हजारों सैनिकों के सपने राख बन गए और एक राष्ट्र ने पहली बार महसूस किया दिल टूटने की आवाज क्या होती है। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। पहला सवाल, अगर इतना बड़ा हादसा हुआ तो शरीर कहाँ है? कोई अंतिम तस्वीर क्यों नहीं? कोई आधिकारिक दस्तावेज क्यों नहीं? गवाहों के बयान क्यों अलग अलग? और सबसे बड़ा सवाल, इतिहास इतनी जल्दी कैसे मान गया कि कहानी खत्म हो गई? भारत में खबर पहुंची तो दो तरह की आवाजें उठीं। एक आवाज दर्द की, जो मान चुकी थी कि नेताजी अब नहीं रहे। दूसरी आवाज संशय की, जो कह रही थी ये सच नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने कहा नेताजी ऐसे गायब नहीं हो सकते, वो भाग्य से नहीं, लड़ाई से हार मानने वाले नहीं थे। और यहीं से शुरू हुआ वो रहस्य जो आज तक खत्म नहीं हुआ। जांच बैठी, बयान लिए गए, लेकिन नतीजा धुंधला। किसी रिपोर्ट ने कहा हादसा सच है, किसी ने कहा सच्चाई स्पष्ट नहीं, और हर रिपोर्ट के बाद सवाल बढ़ते गए। सच नहीं मिला, पर शक गहरा होता गया। फिर साल बीतने लगे, लेकिन नेताजी की अनुपस्थिति नहीं, एक परछाई बन गई। जगह जगह खबरें आने लगीं। किसी ने कहा रूस में उन्हें देखा गया, किसी ने कहा वो चीन में है, किसी ने कहा नेपाल के पहाड़ों में किसी संत के रूप में। और हैरानी की बात, इन खबरों को खारिज भी नहीं किया जा सका। हर खबर के साथ एक ही भावना बढ़ती गई, वो जिंदा है। सरकारें बदलीं, फाइलें खुलीं, जांच समितियां बनी, लेकिन हर बार निष्कर्ष वही, पूरी सच्चाई उपलब्ध नहीं। यह वाक्य इतना दोहराया गया कि वो खुद एक रहस्य बन गया। आखिर क्या था जो छुपाया जा रहा था? क्यों जांचों के बावजूद साफ जवाब नहीं मिला? अगर नेताजी सच में चले गए थे तो दुनिया को यह बताने में हिचक क्यों? फिर कहानी एक और मोड़ लेती है। एक नाम सामने आता है, एक अजनबी नाम, लेकिन एक जाना पहचाना साया। फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। एक गुमनाम साधु, जिसे लोग गुमनामी बाबा कहते थे। वह भीड़ से दूर रहते, किसी से सीधे बात नहीं करते। उनके कमरे में बंद संदूक, कागज, नक्शे, पत्र, और हैरान करने वाली बात, कई दस्तावेजों में वही हैंडराइटिंग जो नेताजी की थी। कुछ वस्तुएं जो सीधे सुभाष से जुड़ी थीं, कुछ पत्र जो नाम से नहीं संकेतों में लिखे गए थे। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, क्या वो वही हैं? सरकार ने जांच की, लेकिन फिर वही जवाब, निष्कर्ष स्पष्ट नहीं, जैसे कोई शक्ति इस रहस्य को खुलने नहीं देना चाहती। इतिहास में पहली बार किसी नेता का अंत इतना रहस्यमय था कि अंत जैसा लगा ही नहीं। ऐसा लगा जैसे वो कहानी से गायब नहीं हुए, कहानी के पीछे चले गए। लोग कहते रहे वो रूस में कैद थे, कुछ कहते उन्होंने किसी से संपर्क किया था, कुछ ने दावा किया वो लौटने वाले थे। लेकिन हर दावा, हर सुराग या तो अधूरा था या अचानक गायब हो जाता था। कभी कभी लगता है जैसे इतिहास ने खुद कुछ पन्ने फाड़कर छुपा दिए हों, जैसे कोई सच अंधेरे में बंद है, जैसे किसी ने आवाजों को दबा दिया हो ताकि सन्नाटा कायम रहे। पर एक बात अजीब थी, इतने वर्षों में हजारों सरकारी फाइलें खोली गईं, लेकिन कई दस्तावेज आज भी गोपनीय रखे गए। क्यों?
क्या उनमें कोई ऐसा सच है जो दुनिया को हिला सकता है? क्या नेताजी की कहानी सिर्फ गायब होने की नहीं, छुपाए जाने की कहानी है? क्या उनकी योजनाएं, उनके संपर्क, उनके सपने इतने बड़े थे कि किसी ने उन्हें परछाई बना देना बेहतर समझा? शायद यही वजह है कि जितना वक्त बीतता गया, रहस्य और गहराता गया। लोग भूलते नहीं, बल्कि और पूछते हैं, नेताजी कहाँ गए? सच क्या है? क्या वो लौटने वाले थे, या उन्हें लौटने ही नहीं दिया गया? और आज, इतने दशकों बाद भी, किसी बच्चे के मन में जब आज़ादी का सवाल उठता है, तो उसके साथ एक और सवाल उठता है, क्या नेताजी सच में चले गए? क्योंकि जब कोई हीरो मरता है, कहानी खत्म होती है, लेकिन जब कोई हीरो गायब हो जाता है, कहानी अमर हो जाती है। और नेताजी की कहानी अब अमर थी, देश की धड़कन में, उम्मीदों में, सवालों में। कुछ सवाल इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ दिमाग में नहीं, रूह में घर कर जाते हैं। समय बीत जाता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन सवाल वहीं खड़ा रहता है, अडिग, अचल, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। नेताजी की कहानी अब सवाल नहीं, एक पहेली बन चुकी थी, जहां इतिहास थक चुका है, लेकिन दिल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। साल 1945 बीत गया। हादसे की खबर दुनिया में फैल चुकी थी, लेकिन भारत में एक अजीब खामोशी थी। लोग रोए भी, मगर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाए। घरों में, चाय की दुकानों में, गली कूचों में, कॉलेजों में एक ही बात दोहराई जा रही थी, नेताजी जरूर लौटेंगे। यह अंधविश्वास नहीं था, यह विश्वास था उस इंसान पर जिसने पूरी उम्र लड़ाई में गुजारी, जो गिरा नहीं, जो थका नहीं, जो झुका नहीं। ऐसे इंसान के लिए हादसा शब्द बहुत छोटा लगता था। साल बीतते गए, देश बदला, आजादी आई, झंडा लहराया, दुनिया ने कहा भारत आजाद हो गया। लेकिन अजीब बात, आजादी मिली, पर सबसे बड़ा लड़ाका गायब था। यह एक अजीब विडंबना थी। जिस आदमी ने आजादी की आग को चिंगारी दी, वही आग के सामने मौजूद नहीं था। लोग खुश थे, लेकिन उस खुशी में एक खालीपन था, जैसे भीड़ में कोई अपना चेहरा ढूंढ रहा हो और बार बार नजरें खाली लौट आती हों। 1947 भारत आजाद हुआ, पर उसी साल एक और बात हुई। कुछ लोगों ने कहा कि नेताजी ने आजादी की खबर सुनी थी। किसी ने कहा उन्होंने किसी साथी को संदेश भेजा था। किसी ने कहा उन्होंने रूस के रास्ते की योजना बनाई थी। हर कहानी में थोड़ा सच, थोड़ा साया। सरकारें बनी, नई सत्ता आई, लेकिन नेताजी की कहानी संसद की दीवारों में एक फुसफुसाहट की तरह गूंजती रही। क्या वो जिंदा है? 1950 के दशक में कई नेताओं ने रूस की यात्रा की। पत्रकारों ने सवाल पूछे, लेकिन जवाब बस मुस्काने और खामोशी। किसी ने साफ हां नहीं कहा, किसी ने साफ ना नहीं कहा। और इतिहास में शायद वही जगह सबसे खतरनाक होती है, जहां कोई फैसला नहीं होता, क्योंकि वहीं से रहस्य जन्म लेता है। फिर एक और अजीब सुराग आया। कुछ दस्तावेज, कुछ रिपोर्टें, कुछ नाम। कहा गया कि नेताजी का रूस से संपर्क था। कहा गया कि सोवियत संघ ने जानकारी छिपाई। कहा गया कि वो कैद थे। लेकिन कहा गया से सच नहीं बनता। सवाल बढ़ते गए, जवाब गायब रहे, और जैसे जैसे रहस्य गहराता गया, देश में एक भावना और मजबूत होती गई, कहीं ना कहीं वो जरूर जिंदा थे। फिर कहानी पहुंचती है फैजाबाद के एक शांत मोहल्ले में। वहां एक घर था, पुराना, बंद दरवाजों वाला। उस घर में रहता था एक साधु, गुमनामी बाबा। वो भीड़ से दूर, कैमरों से दूर, राजनीति से दूर, लेकिन उनके कमरे में ऐसी चीजें थीं जो साधु के कमरे में नहीं होती। नक्शे, टाइपराइटर, सेनाओं के दस्तावेज, नेताजी की लिखावट जैसी नोट्स, कुछ चश्मे, कुछ किताबें, कुछ सामान जो सीधा सीधा नेताजी से जुड़ा हुआ था। और वो चुप, बिल्कुल चुप, किसी से बात नहीं, किसी से मिलना नहीं, बस परछाई की तरह जिंदगी। कभी कभी कोई उनके बारे में पूछता तो वो जवाब भी नहीं देते, लेकिन उनकी आंखों में एक दर्द होता था, जैसे कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं सकते। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों से कहा, देश अभी तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये, देश किसके लिए तैयार नहीं था? गुमनामी बाबा के निधन के बाद जब उनके सामान की जांच हुई, तो फिर वही अजीब बात। कुछ सुराग मिले, कुछ दस्तावेज मिले, कुछ लिखावट जो नेताजी से मिलती जुलती थी, लेकिन आखिरी नतीजा
निष्कर्ष स्पष्ट नहीं, जैसे किसी ने फिर कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पन्ने गायब कर दिए हों। सरकारों ने कई जांच समितियां बनाई, शाहनवाज कमेटी, खोसला कमेटी, मुखर्जी कमेटी। हर कमेटी ने बयान सुने, सबूत देखे, कागज खंगाले, लेकिन 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद भी जवाब वही, पूरा सच उपलब्ध नहीं। अगर सच था तो छुपाया क्यों गया? अगर सच नहीं था तो बताया क्यों नहीं गया? कभी कभी लगता है सच्चाई सिर्फ गायब नहीं हुई, उसे गायब किया गया। इतिहास की सबसे बड़ी पहेली शायद यही है, सच कभी कभी फाइलों में नहीं रहता, लोगों के दिलों में रहता है। और दिल आज भी यही कहता है, नेताजी गए नहीं, बस ओझल हो गए। आज भी जब कोई बच्चा इतिहास पढ़ता है तो उसकी आंखों में वही सवाल चमकता है, अगर वो गिर सकते थे तो मिले क्यों नहीं? अगर वो मरे तो उनका शरीर कहाँ है? अगर हादसा सच था तो दस्तावेज क्यों अधूरे हैं? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, ये इतिहास की धड़कन है। और धड़कन कभी झूठ नहीं बोलती। कभी कोई कहता वो रूस में थे, कोई कहता वो लौटने वाले थे, कोई कहता उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। लेकिन सच ये है, शायद यह कहानी कभी खत्म होनी ही नहीं थी, क्योंकि कुछ नेता इतिहास में नहीं, विश्वास में जीते हैं, और विश्वास कभी मरता नहीं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है, नेताजी ने सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हमें लड़ना सिखाया। उन्होंने सिखाया गुलामी सिर्फ बेड़ियों में नहीं होती, डर में होती है। और जिस दिन डर टूट जाए, इंसान आजाद हो जाता है। शायद इसी वजह से नेताजी का अंत रहस्य बन गया। शायद इसी वजह से उनकी कहानी जवाब नहीं, सवाल बन गई। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब कहानी सवाल बन जाती है वह कभी मरती नहीं। तो आज, इतने सालों बाद भी, जब कोई रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखता है तो कहीं न कहीं एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, नेताजी कहाँ हैं? और शायद इसी सवाल में उनका अस्तित्व जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।